वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से? आज हम एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बायोलॉजी की जो नेक्स्ट ब्रांचेस रह गई हैं हम उसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डील्स करते हैं, किस चीज़ का मुताला करते हैं, विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, यानी कि हम इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मुताला करते हैं, लाइक दैट के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल से मुतल्लिक, और बायोलॉजी का मतलब है यानी ज़िंदगी का इल्म, यानी कि ये फील्ड हमें बताती है कि ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के बेसिक स्ट्रक्चर्स फंक्शंस कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम ले लेते हैं और उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे कैरी करता है, तो वो हम इसमें देखते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं जी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट्स आल्सो स्टडी, यानी कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, यानी कि ज़िंदगी के जो बुनियादी प्रोसेस हैं उनको पढ़ते हैं। डेवलप ड्रग्स, यानी कि दवाएं मेडिसिन को तैयार करते हैं। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको बनाते हैं। यानी ये फील्ड नई मेडिसिन, वैक्सीन और बेहतर जानवर कैसे पैदा करते हैं, उनमें ये सबसे अहम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा पौधा जो खुश्क साली में भी ज़िंदा रहे, उसकी स्टडी इसमें हम करते हैं। इसके बाद आ जाता है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी वो फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग से किस तरह एक मुकम्मल जानवर बन जाता है। यानी कि स्टडी ऑफ प्रोसेस, हम उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं इसमें, ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि तब्दील होता है, बनता है, ऑफ ऑर्गेनिजम्स का बनना, फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि पहले फर्टिलाइज्ड एग होता है, उससे किस तरह से एक मुकम्मल जानवर में तब्दील हो जाता है, उसमें हम इसकी स्टडी देखते हैं। यानी कि फर्टिलाइज्ड एग के मिलने से नर और मादा के जो सेल्स मिलते हैं वो मिल के फर्टिलाइज्ड एग बनता है, और उसका सफ़र यानी कि जाइगोट बनता है। जाइगोट से शुरू होकर एक मुकम्मल प्रोसेस, यानी कि एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनने तक का एक प्रोसेस या एक सफ़र, हम उसकी स्टडी करते हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमन के एम्ब्रियो का देखते हैं कि हफ्ता बाई हफ्ता, डे बाय डे वो किस तरह का होता है, तो हम उसकी मुकम्मल जो है ना वो हम इसमें स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच, यानी इस फील्ड के अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स फॉर्मेशन, यानी कि साइंटिस्ट ये देखते हैं कि टिश्यू और ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है। आइडेंटिटी बर्थ, यानी कि पैदाइशी जो आइडेंटिटी, यानी कि डिफेक्ट्स, यानी कि जो पैदाइशी मसाइल हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, और इलाज उनका तैयार करते हैं। यानी कि एम्ब्रियोलॉजी ना सिर्फ डेवलपमेंट को समझने में मदद देती है, बल्कि मेडिकल रिसर्च में भी हम इसको जो है ना इसका अहम एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल अदा करती है। जैसे अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम देखते हैं कि बच्चे के हार्ट का इशू है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सेम अगर हम देखते हैं इसके थर्ड ब्रांच को, तो वो है जेनेटिक्स, यानी कि ये ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की जो डील्स करते हैं विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जेनेटिक्स वो फील्ड है जो ये देखती है कि खसूसियात जो हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि ये देखती है कि ये खसूसियात जो हैं वो ट्रेड्स जिन्हें कहते हैं, ये वालदैन से बच्चों में कैसे मुंतकिल होते हैं। यानी कि करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात या ट्रेड्स कैसे मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बच्चों में कैसे मुंतकिल होती है। ये फील्ड बेसिकली हेरिडिटी, यानी कि विरासत और जेनेटिक पैटर्न्स को जो है ना वो समझने में मदद देती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें कि वालदैन की आंखों का रंग जो है वो बच्चों में आ जाना, या अगर उनके वालदैन का जो साइज़ है या उनकी जो हाइट है वो बच्चों में इफ़ेक्ट करती है, तो वो हम उसका जो है ना वो देखते हैं। इन जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स के अंदर हम साइंटिस्ट जो हैं वो आल्सो स्टडी द काजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं इसमें वो जेनेटिकली जो डिजीज़ हैं उनकी जो काजेज हैं, जहाँ उनकी जो वजूहात हैं उनको जानते हैं, और डेवलप बेटर वैराइटीज़, यानी कि और बेहतर किस्म के जो पौधे हैं, वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बेहतर किस्म के पौधे और जानवर पैदा करते हैं। यानी कि जो जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स के अंदर साइंटिस्ट जो हैं वो जेनेटिक बीमारियों की वजूहात जानते हैं,
और उनके अंदर वो थोड़ी सी चेंजिंग करके उसके बेहतर किस्म के पौधे और जानवर पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये रिसर्च जो है वो ज़राअत और मेडिसिन दोनों में इनकलाब ला सकती है। यानी कि एक ऐसी गाय तैयार कर ली जो ज़्यादा दूध दे, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी जो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। ये बहुत एक दिलचस्प ब्रांच है कि पैलेंटियोलॉजी, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना इसकी वर्डिंग को, तो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पैलियो, पैलियो कहते हैं कदीम को, यानी कि जो पहले बहुत पुरानी चीज़ को कदीम को कहते हैं पैलियो। लॉजी जैसे आप जानते हैं। तो इस फील्ड में जो है ना वो साइंसदान, अगर हम इसको स्टार्ट लेते हैं जी, पैलेंटियोलॉजी इज दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील, जो कि मुताल्ला करते हैं विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स कहते हैं बहुत पुराने जानदारों की जो बाकियात है ना, उनको कहते हैं फॉसिल। तो इस फील्ड में साइंसदान जो हैं वो बहुत पुराने पुराने जानदारों के फॉसिल्स का जायज़ा लेकर ये जानते हैं कि वो किस तरह के थे, किस शक्ल के थे, कैसे जीते थे। यानी कि पहाड़ की चट्टान में पाई जाने वाली मछली का फॉसिल अगर साइंसदान उसका मुताला करते हैं, तो वो ये वहाँ से अख़ज़ करते हैं कि ये फॉसिल कितना पुराना था। या अगर यहाँ पर जहाँ पे अभी चट्टान है तो वहाँ पर कभी समंदर था, तो इसलिए वहाँ पर मछली पाई जाती थी। तो ये उधर के से आइडियाज़ लगाते हैं। यानी कि द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स का जो मुतालिया ना वो हेल्प्स करता है साइंटिस्ट को टू नो, जानने के लिए द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि जो बहुत पुरानी एक तारीख़ है उनको समझने में मदद देता है। यानी कि ये बताता है कि लाखों साल पहले जानदार किस तरह बदले थे और एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील हुए। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं इधर से हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज़म या ये जो एक जानवर था, जानदार था, वो पहले किस शक्ल में था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि घोड़े के जो पहले कदीम फॉसिल से हमें ये पता चलता है कि ये इसके जो पाँव हैं ना वो पहले खुर नहीं होते थे, अब तो खुर है ना। पहले इसकी 4 उंगलियां होती थी जो आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ बदलती गई। अब एक खुर जिसे कहते हैं वो बदल गया उसमें। तो आगे कह रहे जी फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर, यानी कि जो डायनासोर हैं उसके फॉसिल जो है ना वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सबूत देते हैं, एविडेंस हैं ऑफ जेंट रेप्टाइल्स, यानी कि ये दैट रोम्ड द अर्थ, यानी कि ये लाखों साल पहले जो है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल पहले ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पर जो है वो रोम द अर्थ, ज़मीन पर बड़े रेंगने वाले रेप्टाइल्स ऐसे कहते हैं, ऐसे जानदार जो रेंगते थे, यानी कि रेप्टाइल्स दैट रोम्ड द अर्थ, यानी कि जो ज़मीन पर बड़े रेंगने वाले जानदार मौजूद थे। यानी कि डायनासोर के फॉसिल ये सबूत देते हैं हमें, ये एविडेंस है उनका कि लाखों साल पहले ज़मीन पर बड़े रेंगने वाले जानदार मौजूद थे। यानी कि डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं ना सिर्फ इनकी जिसामत और शक्ल बताते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि वो किस तरह के माहौल में रहते थे। यानी कि डायनासोर का फॉसिल मिला जिसके साथ इसके पाँव के निशान भी पत्थर में महफूज थे, तो हम उससे उसकी स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पहले रहते थे, पहले इस दुनिया के अंदर क्या क्या होता था, कौन कौन से जानदार थे, वो कैसे थे, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का था। तो उनके वो जो बाकियात मिलती हैं ना, जो उनके हड्डियाँ गल सड़ के उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, उनके जिस्म गल सड़ जाते हैं और उनकी हड्डियों से हम अंदाज़ा लगाते हैं। आगे कह रहा है जी फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि फॉसिल्स वो बाकियात हैं जो पौधों, प्लांट्स और एनिमल, जो पौधों और जानवरों की होती हैं, दैट वर प्रिजर्व्ड, यानी कि जिनको महफूज कर लिया जाता है इन रॉक्स, चट्टानों में, एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, यानी कि जिनको चट्टानों में या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन या ज़मीन की तहों में जो है ना महफूज कर लिया जाता है। यानी कि फॉसिल्स वो बाकियात हैं जो पौधों या जानवरों की होती हैं और चट्टानों या ज़मीन की तहों, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में महफूज कर ले जाते हैं। यानी कि ये बाकियात हड्डियाँ, दांत हो सकते हैं, खोल हो सकते हैं या पत्ते भी हो सकते हैं जो लाखों साल पुराने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पत्ते अगर हम लेते हैं दरख्त के, तो उसका फॉसिल जो पत्थर में मुकम्मल शक्ल में मौजूद हो सकता है, तो हम उससे भी इसका अंदाज़ा लगाते हैं। आगे हम इसका जो इसकी नेक्स्ट लाइन है जो पैराग्राफ के अंदर या जो इस टेबल के अंदर, द ओल्डेस्ट, यानी कि सबसे कदीम या सबसे पुराना नॉन फॉसिल इज़ साइनोबैक्टीरियम, यानी कि जो सबसे कदीम जो मालूम हुआ था ना फॉसिल, वो साइनोबैक्टीरियम का था।
जिसकी एस्टिमेटेड उम्र जो बताई जा रही है वो है तकरीबन एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन, यानी कि 3.5 अरब साल पुरानी है। यानी कि ये एक माइक्रोस्कोपिक जानदार था जो आज भी पानी में मौजूद है और सूरज की रोशनी से खुराक बनाता है खुद। अब हम इसकी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांच है जो डील्स करती है विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जानदारों की जो है वो क्लासिफिकेशन करती है इनटू ग्रुप्स में ऑन द बेसिस किन बुनियाद पर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी कि टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें जानदारों को इनकी मुशाबहत यानी कि सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस और इनकी फ़र्क की बुनियाद पर ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। यानी कि टैक्सो का मतलब होता है तरतीब देना, नोमी का मतलब है कायदा या असूल। इससे साइंसदान जो होते हैं ना वो लाखों जानदारों को आसानी से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि तमाम बिल्ली की नस्लों को जो है ना वो उन्होंने फेलिडी फैमिली में रखना है, तो इस तरह वो एक तरतीब देकर उसको समझते हैं। आगे कह रहा है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो जानदारों की हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना वो मदद देते हैं किस चीज़ में, टू ऑर्गेनाइज और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एंड अंडरस्टैंड दी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। यानी कि हम जानदारों की दर्जाबंदी से हम ज़िंदगी की जो डाइवर्सिटी है उसकी किस्मों को हम समझते हैं। नई अक़साम न्यू स्पीशीज़ आइडेंटिफाई एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और नई अक़साम दरियाफ्त करते हैं और इर्तिकाई ताल्लुकात जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उनका मुतालिया करते हैं। यानी कि ये सिस्टम हमें ये जानने में मदद देता है कि कौन सा जानदार किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और इसका माजी में किससे रिलेशन था, किससे इसका रिश्ता था। यानी कि इंसान और चिम्पैंजी का टैक्सोनॉमिक मुवाजना अगर हम करते हैं जो बताता है कि इन दोनों का जो इर्तिकाई रिलेशनशिप था, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था, वो किस तरह का था। तो इसकी स्टडी हम इसमें पैलेंटोलॉजी भी हो गया हमारा, और हम इसमें टैक्सोनॉमी में हम इसकी स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, इकोलॉजी को हम देख रहे हैं। इकोलॉजी कह रहा है कि इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम डील्स करते हैं विद द रिलेशनशिप, यानी कि ताल्लुकात का मुताला करते हैं किन के दरमियान, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जानदारों और उनके माहौल के दरमियान जो है वो ताल्लुकात का मुताला करती है। यानी कि ये देखती है कि जानदार अपने इर्द गिर्द के माहौल में कैसे रहते हैं, किस चीज़ पर ज़िंदा रहते हैं, और माहौल के साथ इनका क्या लिंक है। ये लिंक सिर्फ रहाइश का इशू नहीं होता, बल्कि इसमें खुराक भी उनको चाहिए होती है, हवा भी, पानी भी, और फिर दूसरे जानदारों के साथ जो ताल्लुकात भी बनाते हैं वो भी इन सब में देखते हैं हम। जैसे एक जंगल में हिरन घास खाता है, फिर शेर हिरन को खाता है, और ये सब जो है वो इन्वायरमेंट के साथ भी लिंक करते हैं, जैसे बारिश होगी, सूरज हो गया, और मिट्टी पर भी ये डिपेंड करते हैं। तो ये सारा कुछ देखते हैं। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व, यानी कि इकोलॉजी जो है वो महफूज करती है बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जानदारों की मुख्तलिफ इकसाम, जिसमें पौधे भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया सब शामिल हैं। एंड एड्रेस और सॉल्व आउट करती है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, यानी कि जो माहौल के मसाइल को हल करने में भी ये मदद देती है। इकोलॉजी ये समझने में हमारी मदद करती है कि ये किस तरह हम इन सब को बचा सकते हैं, और आलूदगी, जंगलात की कटाई, दर्जा हरारत में इजाफे, अगर मौसम चेंज हो रहा है तो जैसे मसाइल को कैसे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि मुहिम भी चलती है समंदर में प्लास्टिक को कम करने की, ताकि उसकी रीज़न यह है कि ताकि हम मछलियाँ और जो समंदरी परिंदे वगैरह हैं उनको हम महफूज कर सकें। उसके बाद कह रहा है जी द फूड चेन, यानी कि फूड चेन फॉर इंस्टेंस, यानी कि मिसाल के तौर पर जो फूड चेन है वो इलस्ट्रेट करती है कि द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि फूड चेन हमें ये बताती है कि जानदार एक दूसरे से तवानाई कैसे, और तवानाई और न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी, यानी कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जानदार जो हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसकी वजाहत करती है, इलस्ट्रेट करती है। फॉर एग्जांपल फूड चेन में हर जानदार अगले जानदार के लिए खुराक का जरिया होता है। आपने पढ़ा होगा फूड चेन को, या नहीं तो आगे पढ़ेंगे आपके फूड चेन, यानी कि जो एक जानदार होता है वो उससे अगले जानदार के लिए खुराक का जरिया होता है। जैसे टिड्डा जो है वो घास को खाता है, फिर मेंढक जो है वो टिड्डे को खा जाती है, फिर सांप जो है वो मेंढक को खा जाता है, फिर जब बाद है वो सांप को खा जाता है। तो ये इस तरह का एक इनके दरमियान रिलेशन चलता जाता है, यानी कि एक जानदार जो होता है वो उससे अगले जानदार की खुराक होती है। ये एक कुदरती सिलसिला है जो ज़मीन पर ज़िंदगी को मुतवाज़न रखे हुए है।
इसके बाद अगर हम देखते हैं कि मैरीन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि अब मैरीन बायोलॉजी का हम देख रहे हैं कि मैरीन बायोलॉजी बायोलॉजी की वो शाखा है दैट डील जो कि मुताला करते हैं विद स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशियन, यानी कि जो समुद्रों के अंदर ज़िंदगी का मुताला करती है वो मैरीन बायोलॉजी है। इसमें साइंसदान जो है वो समुद्री पौधों, जानवर भी होते हैं, पौधे भी होते हैं और माइक्रोस्कोपिक जानदार भी होते हैं उसमें, तो उनका ये स्टडी करते हैं। इसमें ये देखते हैं कि वो किस तरह रहते हैं और किस तरह एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं या किस तरह एक दूसरे पर आप इन्हिसार करते हैं। जैसे आप अगर बात करते हैं कि कौन कौन से जानदार रह सकते हैं, व्हेल हो सकती है, उसमें शार्क हो सकते हैं, मछलियाँ, और फिर कोरल रीफ में रहने वाले रंग बिरंगे जानवर जिनका हम आगे भी जिक्र कर रहे हैं कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये हमें समझने में मदद देती है। ओशियन यानी कि जो हमें समुद्री बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी, ओशियन बायोडाइवर्सिटी, समुद्री बायोडाइवर्सिटी को हल करने में मदद देती है। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, यानी कि नई इकसाम को दरियाफ्त करने, एंड एड्रेस, और हल करने के लिए मरीन कंजर्वेशन इश्यूज़, यानी कि समुद्री तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल हल करने में मदद देती है। यानी कि समुद्रों में मौजूद जानदारों की इकसाम ज़मीन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा जो है ना वो बड़ी तादाद में है। तो मैरीन बायोलॉजी हमें बताती है कि इन जानदारों को आलूदगी से कैसे बचाना है, ज़्यादा शिकार अगर हो जाए तो भी इसको कैसे बचाना है, और मौसमियाती जो तब्दीलियाँ होती रहती हैं, मौसम चेंज होते रहते हैं, उनको भी किस तरह से बचाना है, तो मैरीन बायोलॉजी हमें ये बताती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ साल पहले आपने एक नई मछली की किस्म अंटार्कटिका के करीब जो दरियाफ्त हुई थी, तो ये इस तरह इसकी जो है ना वो सारी स्टडी होती है ओशियन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरल रीफ्स सपोर्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ, यानी कि मिसाल के तौर पर जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ सपोर्ट करती हैं, सहारा देते हैं किस चीज़ को, अ वाइड वैरायटी, यानी कि एक बहुत बड़ी जो यानी कि आप समझ लेंगे कई किस्में, वो वाइड वैरायटी ऑफ मरीन बायोलॉजी, यानी कि मरीन बायोलॉजी जो है वो क्या करती है, कोरल रीफ समुद्री ज़िंदगी की कई इकसाम को सहारा देते हैं। यानी कि कोरल रीफ बेसिकली समुंदर के अंदर ना एक शहर की तरह आप समझ ले होता है, जहाँ हज़ारों इकसाम के जानदार रहते हैं। एक जैसे वो चट्टान नहीं बनी होती है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ बनी होती हैं और उनके अंदर अगर लोग रहते हैं या कुछ जानवर रहते हैं, तो कोरल रीफ भी समंदर के अंदर एक शहर की तरह बना होता है स्ट्रक्चर उसका। मैं कोशिश करूँगा ऊपर आपको नज़र भी आ जाएगा, जहाँ हज़ारों इकसाम के जानदार रहते हैं, खुराक हासिल करते हैं और बचाव के लिए वो खुद अपने आप को उधर अपने आप को रखते हैं या बचाव करते हैं दूसरे जानदारों से, या अपने आप की प्रोटेक्शन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जैसे ग्रेट बैरियर अगर आप सर्च करें, मछलियाँ, झींगे और दीगर समुद्री जानदार भी ऐसे ही रहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, यानी कि पैथोलॉजी के अंदर हम बीमारियों, देयर काजेज़, उनके क्या वजूहात क्या हैं, एंड देयर इफ़ेक्ट, और उनका असरात का जो मुताला था वो हम पैथोलॉजी में देखते हैं। ये फील्ड देखती है कि शुरू में बीमारी कैसे शुरू होती है, जिस्म के कौन से हिस्से को पहले इफ़ेक्ट करती है और फिर इसका आहिस्ता-आहिस्ता से क्या नतीजा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें वायरस से पहले बुखार होता है, फिर या बैक्टीरिया से गले का इन्फेक्शन हो जाता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो किस स्टेज पर जाता है। तो ये हम इसमें देखते हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स करती है डिज़ीज़, यानी कि डिज़ीज़ को डायग्नोस करने में, बीमारी की तशख़ीस वगैरह करने में, प्रिवेंशन करना यानी कि उसका बचाव करना, प्रिवेंशन करना, प्रोटेक्शन करना, एंड ट्रीटमेंट, और उसके इलाज में मदद देती है पैथोलॉजी। यह जो पैथोलॉजी है ये लेबॉरेटरी टेस्ट वगैरह हम करते हैं डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए। माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम जो हिस्टोलॉजी के ज़रिए हम स्लाइड के अंदर वो टिश्यूज़ को देखते हैं, और फिर बायोलॉजिकल सैंपल से बीमारी की शिनाख्त करते हैं। फिर डॉक्टर इलाज का तरीका तय करते हैं कि अब ये डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ डायग्नोस हो गया, फिर इसके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन वगैरह करनी है, फिर वो डॉक्टर लिखते हैं। तो जैसे हम ब्लड टेस्ट से शुगर या कैंसर की निशानदेही करते हैं, तो सेम एज इट इज़। फॉर एग्ज़ाम्पल पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडीज़ करते हैं हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स, यानी कि मिसाल के तौर पर कह रहा है कि पैथोलॉजिस्ट जो है ना वो ये मुताला करते हैं कि सेल्स की बेकाबू, अनकंट्रोल्ड डिवीजन यानी कि बेकाबू तकसीम, एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स, और फैलाव किस तरह काज बनता है, सबब बनता है कैंसर का। यानी कि जब एक सेल्स हैं वो अगर कंट्रोल्ड वे में डिवीजन हो रही है तो वो नो इशू, वो एक अपनी लाइफ को मेंटेन रखे हुए है। अगर वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है तो फिर वो कैंसर का सबब बनता है। तो फिर हम इसको पहले डायग्नोस करते हैं, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। कैंसर में सेल्स का ग्रोथ सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है तो फिर वो कैंसर की साइड पे चला जाता है, और वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते और फैलते रहते हैं, जिससे फिर ट्यूमर बनता है, फिर उससे कैंसर अगले स्टेजेस पर जाता है, और जिससे सारा कुछ वो चलता है।
तो ऐसे सेल जो ब्रेक के बगैर जब जैसे आप समझ लें कि ब्रेक के बगैर गाड़ी जो होती है ना वो कितनी स्पीड से जाती है, ऐसे सेल्स जो है ना वो अगर उनको कंट्रोल्ड वे में नई डिवीजन नहीं होगी तो फिर वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये था आज का बल्कि इसके आगे थोड़ी सी ब्रांचेस रह गई, वो हम सारी कवर कर लेते हैं। तो इसके बाद आ जाती है इम्यूनोलॉजी, यानी कि इम्यूनोलॉजी जो है वो ब्रांच है विच वी स्टडी, जिसमें हम जो है ना वो मुताला करते हैं किस चीज़ का, द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम के हिस्सों का, और एंड देयर रोल, और इनका क्या किरदार है अगेंस्ट डिजीज़, यानी कि बीमारियों के खिलाफ इनका क्या किरदार है। यानी इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म का वो हिफाजती निज़ाम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। इसके हिस्से जैसे सफ़ेद वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे अदर जो प्रोटीन होती हैं हमारी, जो हिफाजती प्रोटीन आप समझ ले कह सकते हैं, हमारे जिस्म में चेक पोस्ट की तरह काम करते हैं और जरासीम को पकड़ते हैं, यानी कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे हम जब हमें नज़ला वगैरह होता है या ज़ुकाम वगैरह होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम फ़ौरन जो है वो हरकत में आता है और वायरस से लड़ता है, उसके अगेंस्ट जाता है, ताकि हम उनको किल कर सकें और हम उससे ठीक हो सकें। तो आगे देखते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं टू डेवलप वैक्सीन, यानी कि जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं वो वैक्सीन बनाने, ट्रीट ऑटोइम्यून डिजीज़, यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज़ जो बीमारियों का इलाज करने, एंड इम्प्रूव और बेहतर करते हैं किसको, इम्यून रिस्पॉन्स को, ताकि जो इम्यून सिस्टम का जो रद्द अमल है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और बीमारियों के ख़िलाफ़ बेहतर रद्द अमल कर सके। वैक्सीन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब आप समझ लें कि स्ट्रॉन्ग करती है कि वो किसी ख़ास जरासीम को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायग्नोस करके उनको पहचान कर फ़ौरन ख़त्म कर सकें। ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो जिस्म जो है वो गलती से अपने ही हिस्सों पर हमला करता है, जैसे रिमाटाइड आर्थराइटिस हो गया, जैसे इम्यून रिस्पॉन्स, फिर इस इम्यून रिस्पॉन्स बेहतर करने से हमारी जो बीमारियां हैं वो तेज़ी से ठीक हो सकती हैं, अगर हम इसको बेहतर कर सकते हैं, अगर कर लें इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करने से जो हमारी बीमारियां हैं वो तेज़ी से ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि पोलियो वैक्सीन जो हम लगाते हैं घरों घरों में जाकर, जिससे दुनिया भर में लाखों करोड़ों बच्चों को मजदूरी से बचाया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है विच वी स्टडी, जिसमें हम मुताला करते हैं ड्रग्स, यानी कि दवाओं का, दवाएं कैसी बनती हैं, फिर उनका बॉडी पर क्या इफेक्ट है, इसमें इसी के अंदर आ जाती है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, यानी कि जिस्म का मेडिसिन के साथ क्या यानी कि जिस्म कैसे इफेक्ट करता है मेडिसिन पर और मेडिसिन कैसे इफेक्ट करती है जिस्म पर। तो ये सारा हम देखते हैं फार्माकोलॉजी में। ये साइंस बेसिकली हमें बताती है कि दवा जिस्म में जाकर क्या करती है, किस तरह बीमारी को कम या ख़त्म करती है, और इसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पेन किलर जो है वो सर दर्द ख़त्म करने के लिए या बुखार कम करने के लिए यूज़ करते हैं हम, तो ये सारा कुछ हम फार्माकोलॉजी में देखते हैं। फिर इसके बाद वो कह रहा है कि दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी कि ये नई दवाएं बनाने में भी मदद देती है। फार्माकोलॉजी की मदद से जो साइंसदान हैं वो ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो ज़्यादा मौसर हो और कम नुकसानदेह हो, यानी कि हर जो डिज़ीज़ हर जो मेडिसिन होती है उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो लाजमी होता है। फिर हमें वो देखना होता है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्ट यानी कि ज़्यादा मौसर कौन सी है और कम नुकसानदेह कौन सी होती है। ये नई बीमारियों के इलाज में भी मदद करती हैं। तो कैंसर के लिए नई दवाएं जो पुराने इलाज से ज़्यादा मौसर और कम साइड इफ़ेक्ट रखती हों तो वो मार्केट में लाई जाती हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर न्यू एंटीबायोटिक्स जो है वो आर डेवलप्ड, यानी कि वो बनाई जाती हैं, दैट आर यूज्ड, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को मारने, एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने में हमें इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो ऐसे जरासीम को किल करते हैं, समझ लें ऐसे जरासीम को किल करने वाले सिपाही समझ लें, जो जिस्म के अंदर बैक्टीरिया को ख़त्म करके जो हमें सेहतमंद बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि गले का इन्फेक्शन जो दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन, वो उसमें एंटीबायोटिक होती है, अमोक्सिलिन हम यूज़ करते हैं, या हम जो भी टेट्रासाइक्लिन वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो उसमें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ दी मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि ये बायोलॉजी की बेशुमार शाखों में से चंद मिसालें हैं या चंद ब्रांचेज हैं। ईच ब्रांच ऑफर, यानी कि हर शाख जो है वो ऑफ़र करती है, वो इल्म देती है
यूनिक इंसाइट यानी कि एक यूनिक इल्म देती है। इनटू दी फैसिनेटिंग वर्ल्ड यानी कि फैसिनेटिंग कहते हैं हसीन दुनिया के बारे में एक यूनिक इल्म देती है। और आगे हम देखते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ आवर प्लानट यानी कि कंट्रीब्यूट करती है, मदद देती है टू आवर अंडरस्टैंडिंग यानी कि इसी अपना अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ आवर प्लानट मतलब और हमें अपने सियारे की पेचीदगी और ख़ूबसूरती को यानी कि ब्यूटी को समझने में मदद देती है। यानी कि ये जो यानी कि हर शाख में हमें ज़िंदगी के हसीन दुनिया के बारे में एक मुनफरिद एक यूनिक इल्म देती है और हमें अपने सियारे की पेचीदगी और ख़ूबसूरती को समझने में मदद देती है। यानी कि जो बायोलॉजी की हर ब्रांच एक समझ लें कि जैसे खिड़की की तरह और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को दिखाती है, चाहे वो बीमारियों का इलाज हो, चाहे वो माहौल की हिफाजत हो, चाहे वो नए जानदारों की दरियाफ्त हो। तो वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा महल है, महल के कई कमरे हैं और फिर हर कमरा जो है वो एक अलग राज और फिर खूबसूरती छुपाए हुए है। तो ये इसकी फार्माकोलॉजी का आप एग्ज़ाम्पल समझ लें। इसके बाद अगर हम इसको समराइज़ करें तो इम्यूनोलॉजी जो है वो हमें बीमारियों से बचाव का निज़ाम सिखाती है। फार्माकोलॉजी जो है वो हमें दुनिया की अंदर जो है दवाओं की राज खोलती है और बायोलॉजी की बाकी ब्रांचेस मिलकर भी ज़िंदगी के हैरानकुन जो है वो पहलू सामने लेके आती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। तो एक बात आपने याद रखनी है कि ये इल्म सिर्फ इम्तहान पास करने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इल्म को फैलाएं। जैसे रोशनी अंधेरे को ख़त्म करती है, तो आप सब का भी फ़र्ज़ है कि आप जो सीखें वो सिखाएं लोगों को भी, ताकि इल्म फैले और रोशनी अंधेरों को ख़त्म करे। और आपके एक सब्सक्राइब और एक शेयर से ये इल्म किसी ऐसे बच्चे तक पहुंच सकता है जिसके पास पढ़ने के वसाइल नहीं है। हो सकता है आपकी एक क्लिक किसी की ज़िंदगी बदल दे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इल्म हर घर में पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब काइंडली लाजमी करें, वीडियो को शेयर भी करें और आखिर तक देखा करें। याद रखें, इल्म बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो आज की अच्छी बात भी अगर हम करते हैं तो अपने पेरेंट्स की जो है ना, वो हमारे पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। इनकी खिदमत किया करें, इनकी बात को माना करें, इनके लिए दुआएं किया करें। वो हदीस में आता ना कि तिरमिज़ी की हदीस है कि वालिद की रज़ा अल्लाह की रज़ा में है और वालिद की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी में है। यानी बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है और बाप की नाराज़गी में नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की नाराज़गी है। तो वालदैन से दुआएं लिया करें। वालदैन की दुआ हर मुश्किल को आसान कर देती है। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।